मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम में हम प्रयास करते हैं कि आपको कृषि जगत से संबंधित नई नई जानकारी हम प्रदान कर सकें और हर बार हम एक नए विषय के साथ उपस्थित होते हैं। तो आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे वो है विदेशी सब्जियों का उत्पादन एवं विपणन, और इसके बारे में हमें जानकारी प्रदान होगी डॉक्टर सीमा ठाकुर जी के द्वारा, जो कि बतौर सीनियर साइंटिस्ट कार्यरत है कृषि विज्ञान केंद्र कंडाघाट सोलन में। तो आइए अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैम हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम, जैसे कि आज हम बात करेंगे एक्सोटिक वेजिटेबल्स की, यानी कि विदेशी सब्जियों के बारे में, तो हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि विदेशी सब्जियां क्या है और क्यों हम इन्हें कहते हैं विदेशी सब्जियां। विदेशी सब्जियां वो सब्जियां हैं जो कि यूरोप और अमेरिका में शीतोष्ण जलवायु में उगाई जाती थी और उसके बाद वो हमारे देश में इंपोर्ट की गई और इंट्रोड्यूस की गई, और अब हम उनको शीतोष्ण जलवायु में अपने प्रदेश में उगा पा रहे हैं। जैसे हमारे मध्यवर्ती इलाके हैं और ऊंचाई वाले इलाके हैं उनको हम गर्मियों में उगा सकते हैं, और जो हमारे प्लेन इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, उसमें हम उनको सर्दियों में उगा सकते हैं। जी मैम, अभी आपने बताया कि हम किस तरह से और कहाँ कहाँ किन किन एरियाज़ में ये सब्जियां उगा सकते हैं। तो इसके बाद मेरा प्रश्न आपसे यही रहेगा कि कौन कौन सी सब्जियां हैं जिन्हें हम एक्सोटिक वेजिटेबल यानी कि विदेशी सब्जियां कहते हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए तो जो ब्रोकली और लेट्यूस है, ये दोनों सब्जियां ऐसी है कि जिनको आप कह सकते हैं कि ये बहुतायत में कल्टीवेशन में आ रही है, उनको लोग उगा रहे हैं जी। अब लेट्यूस की बात करें तो लेट्यूस में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं, पर जो जिसमें लेट्यूस ज़्यादातर उगाया जाता है वो है हेडिंग लेट्यूस, जिसमें कि हेड बनता है, शीर्ष बनता है बंद गोभी की तरह जी। और जो लीफी लेट्यूस है उसमें पत्तेदार सब्जी है और उसको पत्तों के लिए ही मार्केट में भेजा जाता है। जी जी मैम, साथ ही अगर हम बात करें तो और अन्य कौन कौन सी सब्जियां जो है इसके अंदर आती हैं? अन्य सब्जियां जो हम कह सकते हैं, बहुत सारी सब्जियां हैं जिसमें सैलरी है, पार्सले है, लाल बंद गोभी है, चाइनीज सरसों है, आप चेरी टोमेटो उगा सकते हैं, ये आर्टिचोक है, एस्पायरेगस है, बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जो कि विदेशी सब्जियों की श्रेणी में आती हैं। जी मैम, अगर हम बात करें जो हमारे किसान भाई उगाना चाहते हैं विदेशी सब्जियां, तो किस तरह का इसमें क्लाइमेट हमें चाहिए, किस तरह के पर्यावरण में ये उगती हैं और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है जब हम एक्सोटिक वेजिटेबल्स उगाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये ध्यान दिलाना चाहूँगी किसान भाइयों और बहनों का कि जब भी आप विदेशी सब्जी उत्पादन का काम शुरू करें तो सबसे पहले अपना क्षेत्र को ये देख लें कि आपका क्षेत्र विदेशी सब्जी उगाने के लिए अनुकूल है तो किस मौसम में उसको लगाया जाए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो हमारे मध्यवर्ती इलाके हैं और जो हमारे ऊंचाई वाले इलाके में हैं उसमें आप ऑल द ईयर राउंड प्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब वर्ष पर्यंत भर आप उसकी खेती कर सकते हैं। बट जो हमारे मैदानी इलाके हैं, मैदानी इलाकों में अगर आप सर्दियों में ही उसकी फसल लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से आपको इनकम देगी और रिटर्न्स देगी। क्योंकि जो मध्यवर्ती इलाके और जो ऊंचाई वाले इलाकों की मैं बात कर रही हूँ उसमें हम जो गर्मियों में सब्जी उत्पादन कर पा रहे हैं, विदेशी सब्जी उत्पादन कर रहे हैं, उससे मार्केट में भी उसका पैसा अच्छा ले रहे हैं, बशर्ते वो जो मैदानी इलाकों वाले हैं, क्योंकि मैदानी इलाकों में भी उसी समय में विदेशी सब्जी उत्पादन होता है तो मार्केट में कई बार वो ग्लट आ जाता है और उनको इतना अच्छा मार्केट प्राइस नहीं मिल पाता है। जी मैम, अभी अगर आपने बताया कि किस तरह से हमें ठंडे इलाके में जो है ठंडी सीज़न में हमें ये ज़्यादा उगानी चाहिए, तो इसी के साथ अगर हम बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल के कौन कौन से रीजन्स ऐसे हैं, कौन कौन से एरिया ऐसे हैं जहाँ पे ये सब्जियाँ उगाई जाती हैं? जैसे आपने अभी हमें बताया कि कई तरह की एक्सोटिक वेजिटेबल है, लेट्यूस है, ब्रोकली है, आर्टिचोक्स है और भी कई तरह की सब्जियाँ हैं, तो क्या ये भी किसी स्पेसिफिक रीजन में उगती हैं? जैसे लेट्यूस हमें हिमाचल के किसी रीजन में ज़्यादा देखी गई हो कि ज़्यादा उगा रहे हैं और ब्रोकली कहीं ज़्यादा उगा रहे हैं, तो किन क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है? हमारे बहुत से ऐसे हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ये सब्जी उत्पादन हो रहा है। जैसे कि आप शिमला डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो ठियोग है, आपका मतियाना है, वहाँ पे विदेशी सब्जी उत्पादन कर रहे हैं लोग। ज़्यादातर कर तो रहे हैं ब्रोकली और लेट्यूस ही, बहुत ज़्यादा सैलरी पार्सले का नहीं है अभी। बट ये है कि जो हमारे कंडाघाट क्षेत्र है, कंडाघाट क्षेत्र में हम वर्ष पर्यंत सब्जी उगा रहे हैं और उसमें आप सैलरी भी कुछ ग्रो कर रहे हैं, फार्मर पार्सले भी ग्रो कर रहे हैं, लेट्यूस भी ग्रो कर रहे हैं और इसके अलावा लाल बंद गोभी
बहुत सारे हमारे जी। किसान जो है जो लाल बंद गोभी का उत्पादन भी अपने अपने खेतों में कर रहे हैं और जी। वर्ष पर्यंत भर कर रहे हैं। जी। इसके अलावा कुल्लू घाटी है हमारी, बहुत अच्छा सब्जी उत्पादन, विदेशी सब्जी उत्पादन वहाँ से हो रहा है। हमारी स्पीति घाटी है, जी। स्पीति घाटी में भी जो है विदेशी सब्जी उत्पादन लोग कर रहे हैं। जी। हाँ जी। जी मैम, इसी के साथ अगर हम बात करें जैसे लेट्यूस की, तो अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की बात करें, जो हमारी देसी सब्जियां अगर हम बोले और जो विदेशी सब्जियों की बात करें, तो किस तरह से जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो डिफ़र करता है दोनों हमारी वेजिटेबल्स में, अगर हम अपनी फार्मिंग जो हम नॉर्मली करते हैं उनकी बात करें और विदेशी सब्जियों की अगर हम बात करें? देखिए, विदेशी सब्जियां जो है वो आप कह सकते हैं कि पोषण की खान है, जी। और अगर हम अपनी देसी सब्जियों से उसको कंपैरिजन करें तो जो न्यूट्रिशनल पोषण तत्व है बहुत ज़्यादा विदेशी सब्जियों में पाए जा रहे हैं। और आजकल के युग में जब सभी लोग इतना सेहत के प्रति सावधान रहते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो इनका रोल और भी बढ़ जाता है। तभी जी। जो आप देखेंगे कि अब छोटे शहरों में भी थोड़ा थोड़ा सब्जियां ये अपने अपने मार्केट में जी। अलग अलग जगह दिख जाती हैं। जी। तो अगर लेट्यूस की जैसे आपने स्पेशली बात की, तो लेट्यूस में सबसे ज़्यादा पोटेशियम और मैग्नीशियम जी। और विटामिन ए और आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी आपके दूरदर्शन के माध्यम से कि अगर किसान या जो भी ग्राहक इसको सूप के माध्यम से लेना चाहते हैं लेट्यूस को, तो वो आपके हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है। जी। दिल की बीमारियों को रिमूव करने के लिए अगर आप रोज़ लेट्यूस का सूप लेते हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट ये हेल्थ पे देता है। जी। और दूसरी बात ये है कि इसमें डाइटरी फाइबर्स होते हैं, जो लोग अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं जी। वो भी इसको एज अ डाइट जी। इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आप कहते हैं आयरन कंटेंट, जी। महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आयरन कंटेंट, वो अपने जी। खाने में ले, जी। लौह तत्व अपने खाने में लेंगे तो अपनी स्वास्थ्य को भी वो अच्छा बना सकती हैं अपने परिवार के साथ साथ। जी मैम, आपने बहुत हमें एक इम्पॉर्टेंट बात बताई कि जो हार्ट के जो मरीज़ है उनके लिए और अपने हार्ट को अगर स्वस्थ रखना है तो लेट्यूस ज़्यादा कंज्यूम करें। इसी के साथ आपने बताया कि जो महिलाएं हैं उन्हें भी लेट्यूस का ज़्यादा कंजप्शन करना चाहिए। इसी के साथ मैम हम अपने अगले सवाल पे जाएंगे कि जो हमारे किसान भाई अब उगाना चाहते हैं तो वो कहाँ से, अगर हम बीजों की बात करें तो बीज भी अलग अलग किस्मों के रहते हैं, तो अगर किसान भाई उगाना चाहते हैं तो वो बीज कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और कहाँ से सही शिक्षा प्राप्त करें उन सब्जियों को उगाने के लिए, विदेशी सब्जियों को उगाने के लिए? बीज आप डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी से या कटराई में IRI रीजनल स्टेशन है, वहाँ से भी आप इसके बीज उपलब्ध हो जाते हैं और किसान भाई वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि बीजों की जो प्रजातियां हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने जो बीज लगाना है वो विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित ही लगाना चाहिए। तो अगर हम लेट्यूस की बात करें तो लेट्यूस में हमारे पास सोलन कृति एक लीफी टाइप में वैरायटी है जो पत्ते प्रोड्यूस करती है, खुले पत्तों वाली किस्म है, जो कि किसान भाई अपने खेतों में लगा सकते हैं। अगर वो हेडिंग टाइप में बंद वाली किस्म लगाना चाह रहे हैं तो आप अलग तरह की किस्मों का चयन कर सकते हैं, या आइसबर्ग टाइप आप वैरायटी लगा सकते हैं। इसके अलावा जैसे पार्सले है, पार्सले में हमारे पास जो अनुमोदित किस्म है वो मास कर्ल्ड वैरायटी, मास कर्ल्ड चैम्पियन है, जो हमारा विश्वविद्यालय उसका बीज भी प्रोड्यूस करता है और लोगों को बताता भी। इवन आप KVK से भी, कृषि विज्ञान केंद्र से भी इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। और दूसरी बात जो आपने कही कि कहाँ से हम इसके लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं, तो ये आप डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, विश्वविद्यालय से भी ले सकते हैं। और हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र कंडाहाट है जहाँ पे मैं कार्यरत हूँ, तो वहाँ हम पिछले 5-6 सालों से तो रेगुलरली एग्जॉटिक वेजिटेबल प्रोडक्शन पे, विदेशी सब्जी उत्पादन पे हर साल हम 3-3, 4-4 कोर्सेज 5-5 दिन के, 7-7 दिन के हमेशा करवाते हैं। जी मैम, अभी जैसे हमने बात की लेट्यूस के बारे में और अभी हमने बात की कि कहाँ कहाँ से किस तरह से हम उगा सकते हैं, कहाँ से हम शिक्षा प्राप्त करें। क्या एक्सोटिक वेजिटेबल को उगाते समय कोई समस्या आती है? अगर हम लेट्यूस की बात करें तो जब हम लेट्यूस उगाते हैं तो उस समय क्या उगाते हुए हमें कोई समस्या आती है, और अगर आती है तो उससे हम कैसे बचाव करें? देखिए, सबसे बड़ी समस्या लेट्यूस में ये है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, अगर आपका 24 डिग्री सेंटीग्रेड से या 25 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ऊपर बढ़ता है तो जो हेड बना होता है या लीफ बना होता है उससे फूल के कल्ले निकलना शुरू हो जाते हैं, मतलब उसमें बोल्टिंग शुरू हो जाती है। तो फिर वो मार्केट के लिए डिज़ायरेबल नहीं रहता, मार्केट में वो ले जाना उचित नहीं रहता है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है। तो इसीलिए किसान भाई जब भी लेट्यूस का उत्पादन करें तो अपने एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से अपना बिजाई का समय निर्धारित करें और उसी बिजाई के टाइम में अपनी फसल लगाएं।
दूसरी बात इसमें जो ज़्यादातर हमने देखी है कि पत्ता कड़वा हो जाता है अगर बहुत देर आप इसको रखते हैं। जी। अगर मैच्योरिटी स्टेज पे या अच्छे से आप उसको उस स्टेज पे हार्वेस्ट नहीं करते हैं, उसको नहीं निकालते हैं जी। फसल को प्रॉपर स्टेज पे, तो पत्ता कड़वा होना शुरू हो जाता है। वो ज़्यादातर खुले पत्तेदार वाली किस्म पे होता है। जी। और तीसरी बात मैं ध्यान में और लाना चाहूँगी कि इसमें एक डिसऑर्डर भी होता है जो कि डेफिशिएंसी के कारण होता है, कमी के जी। कारण होता जी। है। जैसे अगर कैल्शियम की कमी है जी। तो आप देखेंगे कि जो लेट्यूस के पत्ते होते हैं उसके चारों तरफ को जैसे जलने के निशान होते हैं ना, जी। जी। उस तरह से पड़ जाते हैं। और किसान भाई सोचते हैं कि ये कोई फंगस की वजह से या कोई कीड़े के अटैक ने इसको इस तरह से किया है, जबकि वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण है। तो इसके लिए आप ये भी करें कि जब भी आप स्प्रे करें तो अपने आप से ना करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स भी होते हैं जो कि मिट्टी में कोई कमी के कारण होते हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो कोई फंगस के अटैक के कारण हुए हैं या कोई इंसेक्ट के अटैक के कारण हुए हैं। तो ज़रूर अपने आसपास, चाहे आपके यहाँ एग्रीकल्चर वाले हैं, चाहे कृषि वाले हैं, चाहे उद्यान विभाग वाले हैं, चाहे केवीकेज हैं, सब डिस्ट्रिक्ट में एक एक केवीके होता है। तो आप केवीके से या अपने किसी भी नज़दीकी ऑफिस से ज़रूर इस बारे में एक बार बात कर लें, फिर तभी ही आप कोई पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें। जी मैम, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने हमें कही कि जो कृषि भाई है जो चाहते हैं उगाना और उन्हें लगता है कि शायद फसलों में कोई खराबी है, उन्हें एक बार अपनी सॉइल टेस्टिंग भी ज़रूर करवानी चाहिए और सही केंद्र में, सही विभाग में जाके बातचीत करनी चाहिए। तो इसी के साथ मैम हम अपने अगले सवाल पे जाएंगे और अगला सवाल मेरा यही है आपसे कि कई बार हम देखते हैं कि किसान भाई हमारे कहते हैं कि जो ब्रोकली है उसका जो तना होता है वो कई बार खोखला हो जाता है। ये समस्या बहुत देखने को मिलती है, तो किस तरह की समस्या है और इससे कैसे निजात पाएं? देखिए, जो ब्रोकली में तना खोखला हो जाता है, जिसको हम हॉलोनेस कहते हैं जी, वो जनरली जो होता है बोरोन की डेफिशिएंसी से होता है। अभी फिर वही बात आ रही है कि बोरोन की कमी जब आपके मिट्टी में है या आपका पौधा उसको प्रॉपर ग्रहण नहीं कर पा रहा है, बोरोन की डेफिशिएंसी कब आती है? एक तो आएगी कि आपकी मिट्टी में बोरोन की कमी है, उस वजह से है। और दूसरी रीज़न ये भी होता है, बोरोन और कैल्शियम को अपटेक नहीं हो पाता है पौधों में, वो संचारित नहीं हो पाता है, इसलिए क्योंकि आपने पानी का लेवल, मॉइस्चर लेवल अच्छे से नहीं रखा है। नमी की मात्रा अगर आपकी आज बहुत ज़्यादा है और कल को आपने बिल्कुल सूखा उसको बना दिया, तो क्या होगा, जो भी आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी मिट्टी में होंगे पर वो आपके पौधे तक वो जा ही नहीं पाएंगे। तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें। बोरोन की कमी जो है वो गोभी वर्गीय जो फसलें हैं हमारी, उसमें ज़्यादातर बोरोन की डेफिशिएंसी पाई गई है। तो बोरोन की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए आप बोरिक एसिड स्प्रे कर सकते हैं 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, या आप बुआई के टाइम में बोरेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 किलोग्राम आप पर बीघा के हिसाब से पहले ही डाल सकते हैं। पर ये सारी चीज़ें जो है वो जब तक आपका सॉइल टेस्ट नहीं होगा तब तक वो पूरी चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है। जी मैम, हम बात करें जैसे अभी हमें पता चला कि मिट्टी की वजह से जो है मिट्टी में कई तरह की कमी आती है, इसकी वजह से जो परेशानी है वो बागवानों को फेस करनी पड़ती है, उन्हें सामना करना पड़ता है इन परेशानियों का। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जब वो सहायता लेते हैं केंद्र से, डिपार्टमेंट से, विभागों से जाके, तो उन्हें किस तरह की मदद मिलती है? क्या किस तरह की सहायता मिलती है? क्या उनके खेत भी आके देखे जाते हैं या उन्हें सैंपल ले जाना पड़ता है? किस तरह से ये सारी प्रोसेस होती है? ये जो सहायता है वो इस तरह से हम देते हैं कि जगह जगह, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र कंडाघाट में हमारे पास लैब है, मिट्टी की जांच वहाँ पे हम करते हैं। दूसरा, हमारे पास जो हमारा नौनी विश्वविद्यालय है वो भी किसानों के लिए हमेशा मिट्टी वहाँ सैंपल टेस्ट करवा सकते हैं, और किसानों को ये बताना है कि उन्होंने किस किस पोषक तत्व के लिए टेस्ट कराना है, वो कर सकते हैं। और इसमें ऐसा भी हम करते हैं कई बार कि जो हम खेतों से सैंपल लेके खुद उसको टेस्ट करा के लोगों को रिपोर्ट उसकी देते हैं। बट ज़्यादातर जो किसान है वो हमारे पास आते हैं और सैंपल लेके आते हैं और उसकी रिपोर्ट हम उनको देते हैं। पर जो इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगी कि जो किसान भाई कई बार क्या गलती करते हैं कि वो पुड़िया सी बना के ले आते हैं मिट्टी की, तो वो ना लाएं प्लीज़। अब आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि कम से कम आधा किलो मिट्टी आपको सॉइल टेस्टिंग के लिए लानी है, तब भी हम उसको अच्छे से टेस्ट कर पाते हैं और आपको अच्छे से रिपोर्ट दे पाएंगे।
जी मैम, ये आपने हमें बताया, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपने हमें प्रदान की। जो मिट्टी है हमारे किसान भाइयों को लगभग आधा किलो जो है वो लेके जानी है। थोड़ी सी मिट्टी से टेस्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए जो मिट्टी है उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लें। इसी के साथ मैम हम जानना चाहेंगे कि हम देखें जो एक्सोटिक वेजिटेबल है, जो हमारी विदेशी सब्जियां हैं वो जहाँ कहाँ पर ज़्यादा यूज़ होती है। हम देखते हैं सैलड्स में लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं या रेस्टोरेंट्स में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर हम बात करें कंजप्शन की, अब हमने उगा दी और हमारी जो कंजप्शन है उसकी हम बात करें तो कहाँ ज़्यादा कंजप्शन रहती है एक्सोटिक वेजिटेबल्स की? देखिए, अभी तो कंजप्शन बड़े शहरों में ज़्यादा है। जी। 5 सितारा होटल्स जो हैं, 5 स्टार होटल्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं या दिल्ली में, चंडीगढ़ में, वहीं पे ये सब्जियां अभी ज़्यादा बिक रही हैं। बट धीरे 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 आप देखेंगे कि आपके जो लोकेलिटी है जी, उसमें भी ये सब्जियां मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ रही है वैसे वैसे छोटे शहरों में भी ये धीरे धीरे बिकना शुरू हो जाएंगी। और जैसे आपने बात की कि क्या इसका यूज़ है, जैसे लेट्यूस की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि जो बर्गर बनाया जाता है, बर्गर के बीच में इसका पत्ता रखा जाता है, इसका सूप भी, इसको सैलेड भी, बड़ी तरह से इसका सैलेड भी बनाया जा सकता है। जो सेलरी है एंड पार्सले है, ये बोथ जो है वो आपका महक देते हैं खाने को, तो इसको काट के ऊपर से डाला जाता है, किसी भी आप चाइनीज़ डिश में या उसमें ऊपर से इसको डाला जाता है। जी मैम, अगर हम बात करें कि इंडिया में प्रोडक्शन की बात करें तो अभी काफ़ी कम जो प्रोडक्शन है वो हो रही है एक्सोटिक वेजिटेबल्स की। ऐसे सुनने में भी आया है कि इंपोर्ट करके भी कभी कभी जो ये सब्जियां हैं ये आती हैं। तो मैम हम इसके बाद यही आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे कृषि भाई उगा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं है लोगों को, ज़्यादा मार्केटिंग नहीं हुई और मार्केटिंग में हमेशा समस्या का जो है सामना करना पड़ता है हमारे कृषि भाइयों को, तो क्या इसका समाधान है और किस तरह से हम इससे निदार्थ पा सकते हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि विदेशी सब्जी उत्पादन करने में विपणन की बहुत ज़्यादा समस्या है, मार्केटिंग की समस्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ऐसी सब्जियां हैं कि बहुत दिनों तक आप इसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो वही है कि जब मार्केट तक पहुँचते पहुँचते अगर सब्जियां ख़राब हो जाती है, उनकी क्वालिटी लो हो जाती है, तो जो कंज्यूमर्स के लिए भी ये जो उसको खा रहे हैं या जो बीच में लोग हैं उनके लिए भी एक बड़ी समस्या हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस पे आजकल बहुत ज़ोर है, सरकारें बहुत ज़ोर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस पे दे रही हैं, और हमने कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से भी 2 FPOs बनाए हैं, जिसमें एक सोलन ब्लॉक के लिए, कंडाघाट ब्लॉक के लिए है, एक धर्मपुर ब्लॉक के लिए है, जिसमें हमारे साथ 450 फार्मर्स, 500 फार्मर्स के करीब जुड़े हुए हैं। तो जो FPO बनाना है आपने, FPO की एक्टिविटी हम एक्जॉटिक वेजिटेबल प्रोडक्शन से, विदेशी सब्जी उत्पादन से जोड़ सकते हैं कि जो इतने फार्मर्स हैं वो विदेशी सब्जी उत्पादन करेंगे, बीज भी इकट्ठा खरीदेंगे, उसके साथ साथ जो उनकी खाद लगनी है, उसके साथ जो उनकी दवाइयाँ लगनी है वो भी इकट्ठा खरीदेंगे, ताकि जो शेयर मनी है उनकी, वो जो बेनिफिट आए वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और दूसरी बात ये है कि जो उनका प्रोडक्ट निकलेगा उसकी वो अपना ब्रांड बना के बेच सकते हैं। वो बहुत सारे तरीके हैं बेचने के, आजकल तो ऑनलाइन तरीके से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। तो इस तरह का एक अगर सिस्टम बनता है, फिर इसके अलावा एक बात और है कि अगर आप कोल्ड चेन अगर एक ऐसी बना सकते हैं कि जैसे एक प्रीकूलिंग वैन हो जिसमें सारा मटेरियल वो इकट्ठा करे और उसमें ठंडे वातावरण में सब्जियां रहें, तो उनकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो कम नहीं होगी, और जब तक वो जहाँ पे भी आपने पहुँचाना है उसको अच्छी गुणवत्ता मिलेगी तो उसके ग्राहक भी अच्छे और बढ़ेंगे। तो इस तरह से काम जो है वो ज़रूर एक करना चाहिए। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू किसान इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जी मैम, अभी अगर हम बात करें, चर्चा का विषय रहे हैं टमाटर। टमाटर बहुत महंगा जा रहा है और जो हम देख रहे हैं, जो अभी इस समय की बात करें तो टमाटर 120, कहीं 200, कहीं 220 रुपये किलो, इस तरह से गए हैं। तो अगर हम बात करें एक्सोटिक वेजिटेबल्स की, जहां हमें तो महंगाई लग रही थी पर कहीं ना कहीं कृषि भाइयों को जो है सहायता ही हुई है और उनका फ़ायदा ही हुआ है, तो क्या ये एक्सोटिक वेजिटेबल्स भी इस तरह से जो है हेल्प करती हैं? क्या उनके रेट्स रहते हैं और किस तरह से हेल्पफुल होती हैं ये हमारे फार्मर्स के लिए? देखिए, टमाटर जो है इस वर्ष ऊंचाइयां छू रहा है, बहुत उसके अपनी थाली से भी दूर होता जा रहा है कंज्यूमर्स के। बट एक बात मैं कहना चाहूँगी, अगर आप कॉस्ट बेनिफिट की बात करें, जितना आप उसमें लगा रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, और जितना बेनिफिट आप उससे ले रहे हैं, अगर हम कॉस्ट बेनिफिट रेशो की बात करें तो कॉस्ट बेनिफिट रेशो बहुत समय से, पिछले कई सालों से बहुत कम रहा है।
ये इसी साल है कि थोड़ा सा प्राइस में हाइक हुआ है और जी। लोगों को इसको प्राइस मिलना शुरू हुआ जी। है। पर इसमें समस्याओं की बात करें, क्योंकि क्या है, मोनोकल्चरिंग बढ़ रही है, बहुत मोनोक्रॉपिंग बढ़ रही है। जी। मोनोक्रॉपिंग का मतलब है कि एक ही फसल को आप बार 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 लगा रहे हैं। जी। अब जब एक ही फसल को आप बार बार लगा रहे हैं तो जो उसके साथ जो कीड़े और बीमारियां हैं वो भी आगे से आगे उनका एक साइकिल बनता जा रहा है। जी। और बहुत ज़्यादा लोग फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल, फफूंदनाशक करने पड़ रहे हैं। जी। बहुत ज़्यादा लोगों को बचाना पड़ रहा है अपनी क्रॉप को। जी। वो इसीलिए है कि हमने मोनोक्रॉपिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। जी। अगर हम तरह की सब्जियां उगाएं, जी। जैसे आप टमाटर भी उगाइए, टमाटर के साथ गर्मियों में आप विदेशी सब्जी उगाएं, लेट्यूस उगाएं, सेलेरी उगाएं, जी। पार्सले उगाएं, तो आपका एक जो प्रोडक्शन साइकिल है वो बन जाएगा। जी। आप सिर्फ टमाटर पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, जी। क्योंकि जब तक हम एक ही फसल पे डिपेंडेंट रहेंगे तब तक एक साल तो अच्छा प्राइस मिल जाएगा, अगले जी। साल के लिए फिर वही उसी पे ही आ जाता है, तो फिर किसानों की आय बढ़ाने में दिक्कत हो सकती है। जी। तो किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि आप टमाटर का उत्पादन भी करें, शिमला मिर्च भी लगाएं, जी। विदेशी सब्जियां भी लगाएं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे इसको आप बहुत ही नेचुरल तरीके से भी बहुत अच्छी तरह से उगा सकते हैं। जी। प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल करके आप विदेशी सब्जियों को मार्केट में बेच सकते हैं, और उगाने वाला ही नहीं, जो खाने वाला है वो भी खुश होके जी। खाएगा। जी मैम, हाँ अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, ये जो वेजिटेबल्स है, एक्सोटिक वेजिटेबल है, जैसे लेट्यूस की अभी हम ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो कितना टाइम पीरियड होता है लेट्यूस की वेजिटेशन का, सीड से लेके अगर हम फ्रूट की तक की बात करें तो कितना टाइम ड्यूरेशन होता है? दामिनी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न ये किया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंपैरिजन यहाँ भी करना चाहूँगी टमाटर और लेट्यूस के बारे जी। में। जो टमाटर है आपकी 6 महीने की फसल है, जी। और अगर आप पत्तेदार सब्जी की बात करें लेट्यूस की, तो वो 40 दिन की फसल है। जी। मतलब आप जिस दिन आप उसको खेत में नर्सरी लगाएंगे, जी। नर्सरी से पीछे वाला 1 महीना आप वो बिजाई से और जी। नर्सरी तक का वो 1 जी। महीना आपको देना पड़ेगा। जी। जब आपने नर्सरी लगाई उससे 40 दिन में आपका लेट्यूस हार्वेस्ट हो जाएगा। तो जी। आप 6 महीने में कितनी क्रॉप्स लेट्यूस की ले सकते हैं। जी। और अगर मार्केट की बात करें तो कभी ऐसा होता है कि मार्केट में प्राइस नहीं होता, वो तो वेरी करता है। जी। जी। पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती है, और आपको 100 से 120 रुपए किलो लेट्यूस कई बार मिल जाता है। तो जी। अगर 120 रुपए किलो मिल रहा है और आपको उसी 6 महीने की फसल में आप 3-4 फसलें ले रहे हैं, जी। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, जी। इनकम और जनरेट हो जाती है इसमें। जी, बहुत ही इम्पोर्टेंस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने बताई हमें, कितने कम टाइम में ये जो है क्रॉप उग के तैयार हो जाती है। क्या ऐसा ही बाकी सब्जियों के साथ भी होता है? अगर हम ब्रोकली की बात करें, सेलरी की बात करें, या अभी आपने बोला था लाल जो पत्ता गोभी है उसकी बात करें? जी। नहीं, जो ब्रोकली है और लाल बंद गोभी है वो आने में समय लेती है, क्योंकि उसमें जो है 50 डेज का ड्यूरेशन होता है आपको पौध लगाने से प्रोडक्ट आने तक का, सब्जी आने तक का 50 दिन का टाइम होता है, और वो 3 महीने की फसल होती है। जी मैम, अगर हम बात करें अंत में कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में, तो वो किस तरह से सहायता करता है हमारे कृषि भाइयों की जो उत्पादन कर रहे हैं विदेशी सब्जियों का, और किस तरह की सहायता जो है आपके केंद्र द्वारा उन्हें मिलती है? कृषि विज्ञान केंद्र अलग अलग किसानों के खेतों पे प्रदर्शन भी लगाता है। जैसे आप लेट्यूस का उत्पादन की बात में कर रही हूँ, तो इसके ऊपर हम जगह जगह किसानों के पास प्रदर्शन लगाते हैं, ताकि और किसान भी उसको देखें, और अगर वो अच्छा चल रहा है तो और किसान उसको ईजिली अडॉप्ट कर सकते हैं, अच्छी तरह से उसको आगे अपने खेतों में वो लगा सकते हैं। इसके अलावा हम प्रशिक्षण की बात करें तो 5-5 दिन की, 7-7 दिन की, और कई बार 21 दिन की ट्रेनिंग भी हम इसके ऊपर करवाते हैं। तीसरी बात करें तो अगर किसानों के खेतों में कोई समस्या आ रही है एक्जॉटिक वेजिटेबल प्रोडक्शन में या फ्रूट प्रोडक्शन में या किसी भी सब्जी के उत्पादन में समस्या आ रही है, तो किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र को लिख सकते हैं या फ़ोन पे बात कर सकते हैं, तो हम उनके खेतों में इस तरह की विजिट करके उनको समाधान प्रोवाइड करेंगे। जी मैम, बहुत खूब आपने हमें बताया बहुत बेहतरीन तरीके से कि क्या है एक्सोटिक वेजिटेबल, किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे सहायता उपलब्ध होती है आपके केंद्र द्वारा। इसी के साथ हम किसान भाइयों से ये भी कहना चाहेंगे कि किसी के मन में अगर कोई सवाल है या कोई जानकारी लेना चाहते हैं या कोई समस्या है, वो हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-15551 पर भी कॉल कर सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ अंत में मैम मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हमें इतनी गहन जानकारी प्रदान करने के लिए।
आपका धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे दर्शकों का हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। अब हम आपसे लेंगे इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल। नमस्कार।